हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। इस लेक्चर के अंदर हम लोग कर्ल के बारे में बात करेंगे कि कर्ल क्या होता है, उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है और उसके बाकी की इन्फॉर्मेशन, डेरिवेशन वगैरह सब कुछ इसके अंदर बात करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द कर्ल। तो अपना जो टॉपिक है वो क्या है, कर्ल है। क्या है कर्ल। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा लाइन इंटीग्रल और सर्कुलेशन के बारे में बात की थी, रेखा समाकलन और परिसंचरण के बारे में। तो थोड़ा सा मैं वो रिकेप कर देता हूँ क्योंकि कर्ल के अंदर वही चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। हमने रेखा समाकलन के बारे में बात ऐसे की थी कि जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कहीं जा रहा हूँ मैं, यहाँ से सपोज ये ए मान लो, ये बी मान लो, और यहाँ पे मान लो कोई भी फील्ड है, जैसे ए वेक्टर फील्ड है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ गया तो कोई छोटा सा अल्पांश काट लो, जैसे डी एल काट लो, और यहाँ पर फील्ड का वैल्यू है जैसे मान लो ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर और डी एल वेक्टर जो कि विस्थापन है छोटे से अल्पांश का, उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसको मैं अगर ए से बी तक टोटल कैलकुलेट कर लूँ तो इसको बोलते हैं रेखा समाकल, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। ये पढ़ा था। और ये अगर इस तरीके से हो कि ये जो पाथ है ये क्लोज पाथ है, बंद पथ है। अगर बंद पथ है तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, फिर ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर को लिखते हैं, फिर लिमिट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि जहाँ से चालू हुआ वहीं पे है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। ये सर्कल बना दिया, इसे क्लोज पाथ को बताता है। और ये क्लोज पाथ में जो हमने रेखा समाकल कैलकुलेट किया इसको बोलते हैं परिसंचरण, इसको बोलते हैं सर्कुलेशन। तो ये सर्कुलेशन है। आगे बात समझ में। अब देखिए कर्ल का क्या मतलब है। कर्ल ये बताता है, कर्ल ये जैसे मान लो एक क्लोज पाथ है, कोई भी किसी भी शेप का हो सकता है, एक क्लोज पाथ है, ऐसे इधर से कोई जा रहा है, क्लोज पाथ है, और इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है ds। क्योंकि ये अल्पांश है, ये मान लेते हैं कि छोटा है, अल्पांश से एरिया। जैसे डाइवर्जेंस कैलकुलेट किया था तो हमने एक छोटा सा वॉल्यूम माना था, एक अल्पांश आयतन माना था जिसका वॉल्यूम हमने dv लिया था। इसी तरीके से एक अल्पांश क्षेत्रफल है, एक छोटा सा लूप है, तो उसका एरिया कितना है, ds। तो ये यहाँ पर वेक्टर फील्ड है वो ए वेक्टर है। तो इसका हम लोग इस पाथ पे अगर हम लोग परिसंचरण कैलकुलेट करें, सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन कुछ ऐसा मिलेगा, ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ये सर्कुलेशन मिलेगा। ये तो हो गया सर्कुलेशन जिसको बोलते हैं परिसंचरण। और ये है एरिया, क्षेत्रफल ds। इसका अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं और जो वैल्यू है उसका मैक्सिमम मान जो आएगा, इस वैल्यू का, इस अनुपात का, इस रेशियो का मैक्सिमम जो वैल्यू आएगा उसको बोलते हैं कर्ल। किसका कर्ल आएगा, ए वेक्टर का। ये ए वेक्टर का कर्ल मिल जाएगा। ए वेक्टर के कर्ल का मैग्नीट्यूड मिलेगा, एक्चुअल में परिमाण मिलेगा इसका, ऐसा। और ये ds है बहुत छोटा है तो इसको ऐसा भी लिखते हैं कि जो ds है वो टेंडिंग टू जीरो, मतलब जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है। इस चीज का बस मतलब ये है कि ds बहुत छोटा लेना है, ठीक है। तो ये है परिसंचरण का मान और क्षेत्रफल का मान, इन दोनों का जो अनुपात है इनका मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ सर्कुलेशन एंड द एरिया कवर्ड बाय द क्लोज्ड पाथ। तो इसका डेफिनेशन लिखो, पहले आप डेफिनेशन लिखो। किसी 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 बंद पथ के परिसंचरण, किसी बंद पथ के परिसंचरण तथा उसके द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का अनुपात, तथा उसके द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के अनुपात, किसी बंद पथ के परिसंचरण तथा उसके द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के अनुपात के अधिकतम मान को कर्ल के परिमाण द्वारा, के अधिकतम मान को कर्ल के परिमाण द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
कर्ल के परिमाण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में लिखो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेशियो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ the maximum value of the ratio of circulation and area covered by the closed path is represented by the magnitude of curl, ठीक है। तो क्या है, एक तो आपको ये डायग्राम छापना है और कर्ल का जो परिमाण आएगा मैग्नीट्यूड, वो क्या आएगा, वो आएगा परिसंचरण जिसको बोलते हैं सर्कुलेशन और अपॉन एरिया, क्षेत्रफल, एरिया। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, हिंदी वाले हिंदी के वर्ड लिखे, इंग्लिश वाले इंग्लिश के लिखे, बस दोनों मत लिखना। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसको हम लोग कर्ल का मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इसका मैक्सिमम वैल्यू इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्लियर है? अरे क्लियर है ना? ये इसका ये डायग्राम छाप लेना और ये छाप लेना, ठीक है। पॉज करके अब आगे सुनना। एक बात ये है कि अगर मैं बात करूं कि कर्ल जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक सदिश राशि होती है, और इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर इसको छापने के बाद में आप एक लाइन लिखना, इसको छापने के बाद में एक लाइन लिखना, इसको छापने के बाद में कर्ल एक सदिश राशि होती है। कर लीजिए वेक्टर क्वांटिटी, कर्ल एक सदिश राशि होती है। कर लीजिए वेक्टर क्वांटिटी, कर्ल एक सदिश राशि होती है। कर लीजिए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। कर्ल के पूरा लिखे तो इसमें ऐसा आता है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाएगी। तो इसका ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा और डायरेक्शन, इसको इस तरीके से। तो इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं। ये मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर अपॉन डी एस। डी एल ले लो या डी आर वेक्टर कर दो। मैंने एल लिया था कि आर लिया था वहाँ पे? पहले आर लिया था क्या? जब हम लोगों ने परिसंचरण पढ़ा या रेखा समाकल पढ़ा, वहाँ पे डी आर लिखा था क्या? डी आर लिख दो या एल लिख दो, एक ही बात, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शायद मैंने वहाँ पे डी आर लिखा था, तो आप चाहो तो दोनों जगह डी आर कर दो, यहाँ पे डी आर भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। डी एस टेंडिंग टू 0, ठीक है। ये इंटू एन कैप, ये एन कैप जो है वो डायरेक्शन है कर्ल की, ठीक है। एन कैप डायरेक्शन है, कर्ल की दिशा, डायरेक्शन ऑफ कर्ल। डायरेक्शन ऑफ कर्ल। अब देखो हम इसका एक डेरिवेशन कैलकुलेट करेंगे कार्तीय निर्देश तंत्र में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करके लाएंगे, जैसे ग्रेडियंट का किया, डाइवर्जेंस का किया, तो इसका भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे कार्तीय निर्देश तंत्र में। स्टार्ट करें। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, टाइम है अपने पास में 20 मिनट है, तो चालू करते हैं, चलिए। हाँ जी, करें, आइए। देखिए कार्तीय निर्देश तंत्र में, कार्तीय निर्देश तंत्र में कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कर्ल आएगा वो कैलकुलेट करके लाना है, और उसका जो फाइनल वैल्यू आएगा वो ऐसे आएगा, कर्ल ऑफ ए वेक्टर जो आएगा वो डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आएगा। तो मतलब अपने को ये फॉर्मूला कैलकुलेट करके लाना है, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, चलो अभी समझिए। हम लोग एक काम करते हैं कि एक ये है एक पाथ बनाते हैं, हम लोग एक पथ लेते हैं। देखो हम लोगों को अगर कर्ल कैलकुलेट करना है तो कर्ल के लिए क्या करेंगे, परिसंचरण अपॉन क्षेत्रफल, सर्कुलेशन अपॉन एरिया। तो सर्कुलेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा और सर्कुलेशन के लिए क्लोज पाथ होना चाहिए। तो हम लोग एक क्लोज पाथ मान लेते हैं, सबसे पहले एक क्लोज पाथ ले लेते हैं ऐसा, और इसको सिमेट्रिक ले लेते हैं, दोनों तरफ सममित है ये, इधर जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस इधर है। ठीक है, सममित है। और इसको ये तो O है, इसको ले लेते हैं PQRS, ये ऐसे। ठीक है, तो लिखो पहले यहाँ पर एक दो लाइन लिख लो। लेट ए क्लोज्ड पाथ PQRSP, let a closed path PQRSP as seen in the figure, let a closed path PQRSP as seen in the figure। माना एक क्लोज पथ PQRSP है, माना एक बंद पथ PQRSP है। ये x डायरेक्शन ले लो, ये y ले लो, इधर z डायरेक्शन भी होगी, इधर z भी होगा। ठीक है, उस पर अभी बात नहीं करेंगे। हमने जो प्लेन लिया है, जो तल लिया है वो xy प्लेन, xy में लिया है। ठीक है ना, जो पाथ लिया है वो कौन से प्लेन में लिया है, कौन से तल में लिया है, वो हमने xy में लिया है। ठीक है, क्लियर है। ये जो लेंथ है, ये लेंथ ये dx है, और ये जो लेंथ है ये dy है। तो ये आधी, ये dx/2 होगी, बीच में है ये, और ये कितनी होगी dy/2। ठीक है, आगे लिखो जो लिखा है वहां पे। मूल बिंदु O पर सदिश क्षेत्र का मान a वेक्टर है। मूल बिंदु O पर सदिश क्षेत्र का मान a वेक्टर है। द वैल्यू ऑफ वेक्टर फील्ड एट ओरिजिन इज a वेक्टर। तो ओरिजिन पे क्या है, a वेक्टर है। तो मूल बिंदु A पर a वेक्टर जो लिखा है उसके बाद में लिखो। a वेक्टर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे बीच में a वेक्टर है यहाँ पे। तो a वेक्टर के कंपोनेंट होंगे वो ऐसे होंगे, ax i कैप, ay j कैप, az k कैप। इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट है यहाँ पे। चलो इतनी बात समझ में आ गई। मतलब इसका x घटक है वो ax है, इस तरफ का जो कंपोनेंट है वो ax है, इस तरफ जो कंपोनेंट है वो ay है, और इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो az है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना इस टोटल पाथ का सर्कुलेशन, परिसंचरण कैलकुलेट करना है। परिसंचरण मतलब इसका रेखा समाकलन करना पूरे पाथ का, क्लोज पाथ का। तो देखो बंद पथ का परिसंचरण सर्कुलेशन ऑफ PQRSP। क्लोज पाथ बोला ना, तो वापस P से स्टार्ट किया था, P पे खत्म कर दिया। तो सर्कुलेशन ऑफ PQRSP की, तो बंद पथ का परिसंचरण जो आएगा वो ऐसे आएगा, इसको ऐसे लिख देता हूँ PQRSP, और इसको ऐसे कर दिया।
ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर लिख देता हूँ। डी एल भी लिख सकते हैं, डी आर भी लिख सकते हैं। मैं डी आर लिखना स्टार्ट कर दिया, अब डी आर लिख देते हैं। ठीक है, ये क्लोज, ये डायग्राम छाप लेना भैया एक तरफ, है ना। पॉज करके डायग्राम छाप लेना। ये करना है, ये कैलकुलेट करना है, तो ये ऐसा है ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर क्लोज पाथ का पी क्यू आर एस पी जो है उसमें ऐसा है कि अगर मेरे को टोटल का कैलकुलेट करना है तो मैं काम करूंगा ना, मैं चारों का कैलकुलेट करूंगा। इसका कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसका अलग, इसका 4 टुकड़ों में बांट देते हैं। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको। जैसे P से स्टार्ट कर लो तो P से Q हो गया, P से Q आ गया, तो P से Q A वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस Q से R A वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस R से S A वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस S से वापस से P A वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ठीक है, हर जगह पे जहां पे भी कैलकुलेट करेंगे उस पाथ पे ए वेक्टर का भी वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, डीएल का वैल्यू भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अपने को करना है डॉट प्रोडक्ट। कुल मिला के बात ऐसी है। अब इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक पाथ का कैलकुलेट करते हैं। इसका कर लेते हैं, फिर इसका कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ आर एस क्यू आर पाथ का। क्यू आर पाथ का क्यों कर रहा हूँ, मैं भी समझ में आ जाएगा क्यों कर रहा हूँ। क्यू आर पाथ का, इसको छाप लेना। क्यू आर पाथ के लिए बात करते हैं। क्यू आर पथ का रेखा समाकल, लाइन इंटीग्रल ऑफ क्यू आर पाथ, क्यू आर पाथ का लाइन इंटीग्रल। क्यू आर पाथ का लाइन इंटीग्रल का क्या मतलब है, समझना इस चीज को। क्यू आर पाथ कहां पे, पहली चीज तो ये देखो, ये तो क्यू आर पाथ के ऊपर ए वेक्टर का वैल्यू कितना है और डी एल वेक्टर कितना है उसका, वो चीज कैलकुलेट करनी है। सिंपल सी बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, तो इस पाथ की बात कर रहा हूं मैं यहां से यहां जाऊंगा, यहां से Q से R पे जाऊंगा। अब एक चीज मेरी ध्यान से समझ लेना इस चीज को, Q से R पे जाऊंगा, है ना। ठीक है, Q से R पे जाऊंगा तो मेरा जो डायरेक्शन है वो है फिक्स, मतलब किस तरफ जा रहा हूं मैं, वाई केप की डायरेक्शन में, जे केप की डायरेक्शन में जा रहा हूं, है ना। तो जे केप की डायरेक्शन में जा रहा हूं, क्लियर है। तो इधर देखना, इस चीज को ध्यान से समझना। ये जो है इसके अंदर ये डी एल लिख दिया कि मैं फिर से, अरे मैं ये फिर से मिस्टेक कर दिया। आप डी एल या डी आर एक ही चीज़ लिखनी है, मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ। ये आप डी आर लिख रहे हो तो फिर डी आर ही लिखो इसको। एक सेकेंड, डी आर ये डी आर। सुनो, तो हम लोग कैलकुलेट करें ए वेक्टर डी आर वेक्टर। इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना, यही है यहाँ पे समझने की। आगे का ज़्यादा फिर वो तो ऐसा है कि उसको हम लोग रिपीट करते जाएंगे। ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, मैं ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ये क्यू से आर तक जा रहा हूँ, ये वाई डायरेक्शन है ये, ठीक है। और ये कितना है, ये पूरा डी वाई बाई 2 है, सॉरी डी वाई है पूरी लेंथ की, ठीक है। तो पहली चीज तो मुझे ए वेक्टर, मुझे ये कहां पे कैलकुलेट करना है, क्यू आर पाथ पे। तो क्यू आर पाथ पे मुझे ए वेक्टर चाहिए, पहली चीज तो ये। दूसरी, डी आर वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में, वाई केप में। मतलब वैसे हम लोग डी आर को ऐसे लिखते हैं, एक चीज देखना, मैं कुछ बता रहा हूं। डी आर वेक्टर है डी एक्स आई केप डी वाई जे केप डी जेड के केप, ऐसे लिखते हैं हम लोग डी आर वेक्टर को। लेकिन आप एक बात ये मान के चलिए कि डी आर वेक्टर को तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम लोग अभी जो जा रहे हैं क्यू आर पाथ के लिए, क्यू आर पाथ केवल वाई डायरेक्शन में केवल जे में है, मतलब केवल जे वाला कंपोनेंट आएगा क्यू आर पाथ के लिए, ये दोनों जीरो है। मतलब क्यू आर पाथ के लिए अगर मैं डी आर वेक्टर की बात करूं तो क्यू आर पाथ के लिए डी आर वेक्टर केवल ये आएगा। ये आई बात समझ में, अरे ये बात समझ में है ना,
कि डी, इसके लिए कौन सा आएगा, केवल dy j कैप ये आएगा क्यू आर पाथ के लिए। अलग अलग पथ के लिए अलग अलग आएगा ये। वैसे तो डी आर का जनरल फॉर्मूला तो वो होता है, लेकिन यहां पर हम लोगों के लिए जो आएगा क्यू आर पाथ के लिए आएगा, क्यू आर पथ के लिए, फॉर क्यू आर पाथ। चलो ये चीज समझ में आई। दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पे डी वाई जे कैप लिखूंगा तो वो डॉट प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर के साथ में। ए वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट होगा तो केवल जे वाला कंपोनेंट बचेगा इसके अंदर भी, मतलब जे वाला केवल जे वाले से मल्टीप्लाई होकर बचेगा, बाकी आई के और के वाले से तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका भी जो जे डायरेक्शन में है, मतलब वाई वाला कंपोनेंट है, वही काम में आएगा। इसका मतलब है कि इसका केवल वाई वाला कंपोनेंट काम में आएगा, इसका वाई वाला कंपोनेंट काम में आएगा। तो ये ऐसा आएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे क्यू आर जो ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर है, ये एक्चुअल में ऐसा आएगा कि क्यू आर, इसका केवल वाई वाला कंपोनेंट काम में आएगा। वाई वाला कहाँ पर, क्यू आर पथ पे, क्यू आर पर। तो ए का वाई वाला कंपोनेंट कहाँ पे, क्यू आर पे, ठीक है। और यहाँ पर जो आएगा वो केवल डी वाई वाला आएगा, ये डी वाई कर दो आप। ये बात समझ आई ना। अरे इसके तीनों ही कंपोनेंट आएंगे, तीनों ही घटक आएंगे, लेकिन क्या होगा, ये जो डी आर है वो केवल जे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका भी जब मल्टीप्लाई होगा तो केवल वाई वाला जे वाला ही बचेगा। तो इसका केवल मैं जे वाला लिख देता हूँ ऐसे। अब ये जे वाला कैलकुलेट कर लो, जे वाला कितना आ रहा है। तो जे वाला कितना है, जे वाला है कितना। और आप जब, एक दूसरी चीज़ और सुन लो, हम लोग जब Q से R तक की जो टोटल डिस्टेंस है, Q से R तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, dy है। Q से R तक की टोटल डिस्टेंस ही dy है, तो फिर वो इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन करके वो टोटल डिस्टेंस ही तो कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग QR की डायरेक्ट डिस्टेंस dy लिख देंगे, तो फिर इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है। ये इंटीग्रेशन आप हटा भी सकते हो, क्योंकि मैंने dy टोटल लिख दिया। अब आगे देखिए, ये जो है इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दो। अब मुझे ये पता करना है कि क्यू आर जो लाइन है उसके ऊपर ए वेक्टर का जो वाई घटक है, वाई कंपोनेंट है, उसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है ये कैलकुलेट करना है। कि यहां पर तो है ए वेक्टर, मतलब ए एक्स ए वाई ए जेड ये घटक है। यहां पर मुझे ए वाई का घटक निकालना है, यहां पे पता है मुझे, बीच में पता है, यहां पे कैलकुलेट करना है ए वाई का वैल्यू। करे इसका मैंने डाइवर्जेंस में भी इस टाइप का एक तरीका बताया था, है ना। तो वो करते हैं हम लोग। ए वाई का वैल्यू यहाँ पे पता ए एक्स ए वाई ए जेड, तो ए वाई के चेक करना है। तो ए वाई यहाँ पे तो ए वाई है, लेकिन ए वाई का वैल्यू इस लाइन के ऊपर कितना है, यहाँ पे पता इतना दूर चलने के बाद में कितना आएगा, वो चेक करना है। तो देखिए क्यू आर पथ पर सदिश का वाई घटक y component of a vector at QR path, QR path पे कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या आएगा, मतलब मुझे कैलकुलेट करना ए वाई क्यू आर। तो ए वाई क्यू आर क्या आएगा, मैं फिर से ये लॉजिक सिखा रहा हूँ आपको। ऐसा है, इस चीज़ को ध्यान से समझ लो कि जैसे मुझे यहाँ पर पता है ए वाई है, मुझे यहाँ पर चेक करना है, तो आगे चल रहा हूँ तो कुछ जुड़ के आ जाएगा, ऐसे समझ लो। तो जैसे मान लो यहाँ पर ए वाई है तो कुछ जुड़ के आएगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं पहले ऐसे बताता था, आपको बताया होगा डाइवर्जेंस में, कि मान लो यहाँ पर एफ है कोई फंक्शन, तो यहाँ पर आएगा तो कितना हो जाएगा, वो कुछ जुड़ के आएगा, तो एफ प्लस डेल्टा एफ हो जाएगा। अब वो जो जुड़ रहा है वो ऐड हो रहा है, वो कितना आएगा, वो आएगा ऐसे कि एफ का ही कर रहे हो ना आप, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है। एफ के बारे में बात करो, एफ में कितना चेंज हो रहा है, तो एफ का डिफरेंशिएशन करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उस डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में। कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो, ये एक्स डायरेक्शन ही है ना, एक्स डायरेक्शन। तो डेल एक्स इंटो टोटल कितना चल के गए, यहां से यहां तक टोटल कितना चल के गए हम लोग,
यहाँ से यहाँ तक टोटल चल के गए हम लोग, ये कितनी डिस्टेंस है, dx/2 है ये, तो dx/2 चल के गया मैं, तो ये आ गया। यहाँ पर f था तो यहाँ पर f का वैल्यू मतलब फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा, f प्लस ये dx/2 कैसे, ये dx/2 तो ये तो हम लोगों ने माना है ना कि देखो ये dx/2 है, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू f है तो यहाँ पे कैलकुलेट करना हो तो f प्लस समथिंग, पीछे की तरफ जाना हो तो माइनस कर देते हैं यहाँ पे, तो f प्लस समथिंग, और ये जो आता है डेल एफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, f का जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इनटू कितना चल रहे हो टोटल, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना चले हम लोग, dx/2 चले, तो ये dx/2 आ जाएगा। ये तो सेम चीज यहाँ पे f की जगह क्या है, हम लोग अभी ay के बारे में बात कर रहे हैं, तो f की जगह ay है तो क्या आएगा, ये ay प्लस डेल्टा ay, तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं ay प्लस डेल ay, और x डायरेक्शन में जा रहे हैं डेल x इंटू टोटल कितना चले dx/2, ये आ गया ay/qr का वैल्यू, और इसको आप लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ये इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 से, ये 3 से वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो इक्वेशन 3 एंड 4 से, बाई इक्वेशन 3 एंड 4, बाई इक्वेशन 3 एंड 4 से देखिए क्यू आर ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू, ये इसका वैल्यू रखेंगे, ये आया ए वाई प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स इंटू dx/2 इंटू डी वाई, वो डी वाई पहले से था यहाँ पे, ये डी वाई था, ये आ गया। ये क्या आ गया मेरे पास में, रेखा समाकलन आ गया, समाकल आ गया, लाइन इंटीग्रल आ गया क्यू आर पाथ के लिए, ये क्यू आर पाथ के लिए रेखा समाकल आ गया, ये इक्वेशन नंबर 5, ये क्यू आर पाथ के लिए आ गया भैया रेखा समाकल, ये लाइन इंटीग्रल क्यू आर पाथ के लिए आया, अभी केवल एक ही पाथ के लिए आया है, जिसने कॉपी नहीं किया है इसको पॉज करके कॉपी कर लेना, ठीक है। एक पाथ के लिए तो आ गया अपने पास में, अभी और के लिए कैलकुलेट करेंगे, 3 और बच के ना, एक बार टाइम देख ले फिर हम लोग कंटिन्यू करें। टाइम देखो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो हम लोग अभी इसके बारे में बात करने वाले हैं, जिससे नेक्स्ट में क्या बात करेंगे हम लोग, इसके लिए कैलकुलेट कर लिया, अब इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए कैलकुलेट करेंगे सिमेट्री से हो जाएगा, क्या आएगा वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा, ये हो गया ना, ये इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।